गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके वाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो मध्यकालीन राजस्थान की अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है उसके बारे में हमें बेसिक बेसिक दो चार बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि मध्यकालीन राजस्थान के प्रशासन तथा राजस्व व्यवस्था की जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम है तिलक मंजरी। तिलक मंजरी ग्रंथ। और ये जो तिलक मंजरी ग्रंथ है इसके लेखक आपको ध्यान में रखना है, इसके लेखक है धनपाल। ठीक है, तो ये जो तिलक मंजरी ग्रंथ है इसी ग्रंथ के अंदर राजस्थान की मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी दी गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि मध्यकालीन राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 3 स्तरों पर संचालित होती थी। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन पूरे देश पर काम करता था, प्रांतीय प्रशासन पर्टिकुलर राज्य में काम किया करता था और स्थानीय प्रशासन हर एक गांव का या जो कस्बे होते थे, छोटे छोटे गांवों का समूह होता था, उनका प्रशासन करने वाली संस्थाएं होती थी जिन्हें स्थानीय प्रशासन संस्थाएं कहा जाता था। ठीक है, तो बात करें हम तो मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था 3 स्तरों से थी। 3 स्तरों की थी। अब 3 स्तर कौन कौन से हो गए, तो 3 स्तर हो जाएंगे केंद्रीय प्रशासन, केंद्र के बाद में प्रांतीय प्रशासन और जो तीसरा स्तर होता है वो कहलाता है स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो बारी बारी से करके इन तीनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात की जाए तो केंद्रीय प्रशासन में कई प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे जिन अधिकारियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों को देकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि संधि विग्राहक नाम का अधिकारी क्या काम करता था। ठीक है, अक्ष पटलिक नाम का अधिकारी क्या काम किया करता था। ठीक है, संयंत्रपति क्या काम करता था, पीलूपति का कार्य था। तो इस प्रकार से जो प्रमुख अधिकारी थे जो केंद्रीय प्रशासन को संभालते थे उनके बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन क्या करता था, संपूर्ण राज्य या देश का प्रशासन देखता था। ठीक है, अब बात किया जाए केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख अधिकारी कौन होते थे। केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते थे, तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर ध्यान रखना है राजा। ठीक है, राजा। राजा क्या होता था, राजा जो होता था ये केंद्रीय प्रशासन की धुरी होता था, सबसे बड़ा अधिकारी और सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता था। ठीक है, मतलब लास्ट में मामला जब इसके पास पहुंचता था तो इसी का ही निर्णय सर्वमान्य होता था। ठीक है, तो राजा प्रशासन की धुरी होता था। राजा सबसे बड़ा
राजा सबसे बड़ा अधिकारी प्लस सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता था। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए राजा के बाद, तो दूसरी चीज हो गई मंत्री परिषद। मंत्री परिषद भी जो थी ये केंद्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। देखो, राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषदों का गठन किया गया। ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी और कुछ मंत्रियों के पद वंशानुगत भी होते थे, यानी कि पिता के बाद में उसके पुत्र को मंत्री बना दिया जाता था। तो मंत्री परिषद की बात की जाए तो राजा को सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होती थी। ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था। ठीक है। और अगर बात की जाए तो कुछ मंत्रियों के पद वंशानुगत होते थे। ठीक है। अगले अधिकारी की बात की जाए तो अगले अधिकारी का नाम है संधि विग्राहक। और संधि विग्राहक का काम क्या होता था? तो संधि विग्राहक जो होता था, एक तो ये विदेश मामलों को देखता था और सारे सरकारी आदेशों का पालन करवाने का काम भी किसका होता था? संधि विग्राहक का होता था। तो थर्ड नंबर अधिकारी हो जाएगा संधि विग्राहक। थर्ड नंबर हो गया संधि विग्राहक। संधि विग्राहक कौन होता था? तो सभी आदेशों का पालन करवाता था। जो भी सरकारी आदेश होते थे उनका पालन करवाता था। ठीक है। विदेश नीति को देखता था, विदेश नीति को देखता था। ठीक है। तो यानी कि कहा जाए तो एक तरह से ये विदेश मंत्री हुआ करता था। संधि विग्राहक के बाद में नेक्स्ट जो है उसका नाम है अक्षपटलिक। अक्षपटलिक कौन सा अधिकारी होता था? तो एक तरह से समझ लो ये अकाउंटेंट होता था, लेखाकार होता था। सारे जितने भी राज्य की आय और व्यय है उसका लेखा जोखा रखता था। राजा के द्वारा दान में दी गई जमीनों का भी या दान में दी गई वस्तुओं का भी लेखा जोखा यही रखा करता था। तो एक तरह से कौन हो गया अक्षपटलिक? अकाउंटेंट हो गया। ठीक है। तो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। ठीक है। राजा द्वारा दान दी गई जमीन प्लस धन का लेखा जोखा भी रखता था। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 5 नंबर, तो भंडारिक या भंडारी। अगला अधिकारी कौन हो गया? भंडारिक या भंडारी। ये कौन होते थे? तो भंडारी रसोई घर से रिलेटेड नहीं है, ये कोषागार का अध्यक्ष होता था। जो राजा का राजकीय कोष होता था उसका प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। तो राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी। ठीक है। भंडारी के बाद में नेक्स्ट आता है महापुरोहित। महापुरोहित कौन होता था? तो धार्मिक कार्यों का प्रमुख हुआ करता था। धार्मिक कार्यों का प्रमुख। ठीक है। धार्मिक कार्यों का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? महापुरोहित कहा जाता था। ठीक है। तो महापुरोहित के बाद में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अधिकारी आता है महाप्रतिहार।
महाप्रतिहार कौन सा अधिकारी होता था? तो महाप्रतिहार वह अधिकारी होता था जो राज दरबार में आने वाले लोगों को और दरबारियों को अभिवादन का तरीका समझाया जाता था। भाई राजा वगैरह से आप मिलने के लिए जा रहे हो तो ऐसे तो जा नहीं सकते, तो राजा से मिलने के लिए कुछ शिष्टाचार हुआ करता था। तो वही शिष्टाचार सिखाने का काम कौन करता था? तो वही शिष्टाचार सिखाने का काम जो करता था वो महाप्रतिहार नामक अधिकारी किया करता था। ठीक है, तो 7 नंबर पे हो जाएगा महाप्रतिहार। महाप्रतिहार ये कौन होता था? तो महाप्रतिहार राज्यसभा में आने वाले लोगों प्लस दरबारियों को अभिवादन की शिक्षा देता था। अभिवादन की शिक्षा देता था। ठीक है, कि भाई राजा से मिलना है तो आपको कैसे खड़ा होना है, बॉडी पोस्चर कैसे रखना है, राजा को पीठ नहीं दिखानी है, तो इस तरह के कुछ शिष्टाचारी रूल हुआ करते थे। तो वो रूल सिखाने का काम कौन करता था? महाप्रतिहार किया करता था। ठीक है, संधि विग्रह कर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। अक्षपटलिक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बाकियों को आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, महाप्रतिहार के बाद में नेक्स्ट जो अधिकारी आता है उसका नाम है भिस्गाधिराज। भिस्गाधिराज वेद जी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अधिकारी आ रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा? भिस्गाधिराज। आठ नंबर पे आ गया भिस्गा भिस्गाधिराज। भिस्गाधिराज कौन होता था? तो ये वेद जी हो गए। जो राजवेद होते थे उसको क्या कहा जाता था? भिस्गाधिराज कहा जाता था। याद रखना, ये पूछे जाते हैं वर्ड। 9 नंबर पे आप ध्यान रखना, बंदीपति। बंदीपति बंदीपति कौन होते थे? तो बंदीपति होते थे कविता का पाठ करने वाले। कविता पाठ करने वाले जो कवि होते थे उनको क्या कहा जाता था? बंदीपति कहा जाता था। कारागाह वगैरह से इनका कुछ रिलेशन नहीं है। बंदीपति आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगला अधिकारी होता है बलाधिकृत। बलाधिकृत बलाधिकृत अधिकारी क्या होता था? तो ये कस्बों की सेना का प्रमुख होता था। कस्बों की सेना का प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है 11 नंबर पे पीलूपति। पीलूपति पीलूपति कौन होता था? तो हस्ती सेना। हस्ती सेना यानी कि हाथी सेना का प्रमुख पीलूपति। पीलूपति के बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है पायकाधिपति। पायकाधिपति पायकाधिपति कौन होता था? तो पैदल सेना का प्रमुख। पैदल सेना का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जिसे क्या कहा जाता था? पायकाधिपति। ठीक है, पायकाधिपति के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सयंदपति। सयंदपति कौन होता था? तो रथ सेना का प्रमुख अधिकारी। रथ सेना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? सयंदपति कहलाता था। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है बख्शी। बख्शी बख्शी क्या होता था? तो सेना का प्रमुख अधिकारी। सेना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था। ठीक है, बख्शी के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रख लेना है कोटदार। कोटदार कौन होता था? तो किले का प्रमुख अधिकारी। किले का प्रमुख अधिकारी वो क्या कहलाता था? कोटदार कहलाता था। तो ये प्रमुख अधिकारी हैं जो केंद्रीय प्रशासन को संभाला करते थे मध्यकाल में। अब इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिससे पीलूपति एग्जाम में
कई बार पूछा गया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा अधिकारी क्या काम किया करता था। एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो थी वो किसकी थी? केंद्रीय प्रशासन की थी। केंद्रीय प्रशासन के बाद में अगर हम बात करें प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांत जो थे वो 4 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रशासन आएगा वो आएगा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बाद में नेक्स्ट आ रहा है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, तो देखो अगर प्रांतीय प्रशासन की बात की जाए तो प्रांत को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो वही हम देखते हैं किस किस भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो प्रांतीय प्रशासन निम्न प्रकार चलता था। प्रांतीय प्रशासन निम्न प्रकार चलता था। देखो अगर आज की बात की जाए तो आज क्या होता है? राज्य होता है। ठीक है, राज्य के बाद में क्या होता है? जिला होता है। जिले के बाद में क्या होती है? तहसील होती है। और तहसील के बाद में क्या होता है? गांव होता है। ठीक है, तो इस टाइम में भी जो प्रांतीय प्रशासन है वो 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, राज्य का प्रशासन, जिले का प्रशासन, तहसील का प्रशासन और गांव का प्रशासन। ठीक है, जो राज्य है, राज्य को कहा जाता था मंडल। ठीक है, जिले को कहा जाता था विषय, तहसील को कहा जाता था परगना। ठीक है, मध्यकालीन नाम है ये, मध्यकालीन नाम है। ठीक है, और गांव को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इसका मुखिया क्या क्या कहलाता था। गांव का मुखिया क्या कहलाता था, या जैसे राज्य है, राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। मंडल का मुखिया क्या कहलाता था? ये भी हमको बात ध्यान में रखनी है। तो मंडल का मुखिया कहलाता था मांडलिक। मंडल का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? मांडलिक कहा जाता था। जिला, जिले को विषय कहा जाता था। और विषय के जो मुखिया होते थे वह विषयपति कहलाते थे। ठीक है, तो विषय का मुखिया विषयपति कहलाते थे। तहसील को कहा जाता था परगना। और परगना के जो मुखिया होते थे उनकी नियुक्ति मुगल दिल्ली के बादशाहों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो परगना में ध्यान रख लेना, इनकी नियुक्ति दिल्ली बादशाहों द्वारा की जाती थी। दिल्ली बादशाहों द्वारा की जाती थी। ठीक है, गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, या इसे ग्रामपति भी कह दिया जाता था, या इसे महतर भी कह दिया जाता था, महतर। ठीक है, 3 नाम है गांव के मुखिया के। गांव को ग्राम कहा जाता था मध्यकाल में, और जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामिक, ग्रामपति या महतर कह दिया जाता था। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो स्टार बनाकर लिख देता हूं, राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे भू चक्रवर्ती कहा जाता था। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो भू चक्रवर्ती, भू चक्रवर्ती। ये भी बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। और एक बात और यहां पर ध्यान रख लेना कि ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई प्रांतीय प्रशासन से रिलेटेड। प्रांतीय प्रशासन के बाद में नेक्स्ट जो सबसे छोटे स्तर का प्रशासन होता है वो कहलाता है स्थानीय प्रशासन।
ठीक है, स्थानीय प्रशासन जो है वो संस्थाएं देखा करती थी, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पंचकुल नाम की संस्थाएं हुई, ये सब संस्थाएं देखा करती थी। तो प्रांतीय प्रशासन के बाद में नेक्स्ट प्रशासन है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन, ठीक है। स्थानीय प्रशासन के बारे में क्या याद रखना है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, ठीक है। अब इसी में आप ध्यान रख लेना पंचकुल संस्थाएं। पंचकुल संस्थाएं क्या होती थी? तो पंचकुल संस्थाएं छोटे गांवों या गांवों के समूहों का जो है संचालन किया करती थी। इस पंचकुल संस्था में 5 सदस्य होते थे और इसका जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक, ग्रामपति या मेहतर कहा जाता था, ठीक है। तो पंचकुल संस्थाएं क्या होती थी? छोटे गांव एवं गांवों के समूह का संचालन करती थी, ठीक है। इसमें 5 सदस्य होते थे, ठीक है। और अगर बात की जाए इसका मुखिया, ये जो पंचकुल संस्था है इसका मुखिया क्या कहलाता था? तो वही ग्रामिक, ग्रामपति या मेहतर कहलाता था, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। पंचकुल संस्थाएं क्या थी, क्या काम किया करती थी, ठीक है। इसके बाद एक संस्था आपको और ध्यान रखनी है जिसे कहा जाता है मंडूपिकाएं। मंडूपिकाएं संस्थाएं, ठीक है। मंडूपिकाएं संस्था, मंडूपिका कह सकते हैं और मंडूपिकाएं कह सकते हैं, ठीक है। मंडूपिका भी नाम इसका मिलता है या इसका नाम मंडूपिकाएं संस्था भी मिल जाता है, ठीक है। ये संस्थाएं क्या करती थी? तो देखो, जो पंचकुल संस्था है छोटे गांव का प्रशासन देखा करती थी और ये जो मंडूपिक संस्थाएं हैं ये संस्थाएं बड़े गांवों का, कस्बों का या मंडियों का प्रशासन देखा करती थी, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं? यह है बड़े गांव, कस्बों अथवा मंडियों का प्रशासन देखती थी, ठीक है। और आपको क्या ध्यान में रखना है? तो इन संस्थाओं का मुख्य कार्य कर वसूल करना होता था और भूमि विवादों का निपटारा करना होता था, ठीक है। तो ये जो मंडूपिकाएं संस्थाएं हैं इनका मुख्य कार्य क्या हो गया? तो इनका मुख्य कार्य हो गया पहला तो कर व्यवस्था देखना, ठीक है। और नंबर 2 भूमि विवाद का निपटारा करना, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, नया टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में कर लेना है क्योंकि आजकल देखो लीक से हटकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल जीके में से, राजवंशों वगैरह में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ढंग से आप नोट डाउन कर लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।